नमस्कार दोस्तों, मैं आर करण आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम जो वीडियो है हमारा, इसके में हम बात कर रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन क्लास 8th को लेकर के, जिसमें यूनिट है फर्स्ट यूनिट का नाम है संविधान और धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। इस यूनिट में टोटल 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है भारत का संविधान। भारत के संविधान में 2 मुख्य बातों दी गई है। इस चैप्टर में 2 मुख्य बातों के ऊपर में कवर किया गया है, 2 मुख्य बातें समझाने की कोशिश की गई है। उन्हीं 2 बातों को हम इस चैप्टर में, इस वीडियो के तहत में जानेंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया, हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर में भारतीय संविधान इसका नाम है। देखिए, संविधान क्या होता है, हम उन चीज़ों को ऊपर में गौर करते हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत की गई है फुटबॉल गेम से। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ कहा गया है। बताया गया है फुटबॉल गेम के अंदर में सभी लोग पैरों से खेलते हैं, है ना, और ये एक नियम है, पैरों से ही खेलना पड़ेगा। आप ज़रा कल्पना करके देखिए कि कोई व्यक्ति यदि हाथ से खेलना चालू कर दे, हाथ से गोल के अंदर में डालना चालू कर दे, बाहों को बाहर नहीं छू सकता, ऐसे तमाम नियम बनाए जाते हैं, है ना। अगर इसे हाथ से खेला जाएगा तो इसको फुटबॉल नहीं कहा जाएगा। उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऐसे ही अलग अलग गेम हैं और अलग अलग उनके ऊपर में नियम बनाए गए हैं। समझ में आया आपको? चलिए शुरू करते हैं चैप्टर में, देखते हैं क्या चीज़ें बताया गया है। तो लिखा है, इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल के ऊपरी खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। क्या कहा गया है? फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चे इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा। सुना क्या, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि हम नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाहों से नहीं छू सकता। देखिए क्या कहा गया कि जो गोलकीपर है, गोलकीपर के अलावा कोई भी व्यक्ति गेंद को बाहों से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। समझ में आया आपको? आगे बढ़िए। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों से लेकर के एक दूसरे को थामने लगेंगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इस तरह हॉकी या क्रिकेट आदि खेल एक दूसरे खेलों से कुछ तय नियम होते हैं। मतलब जितने भी खेल हैं सब में कुछ ना कुछ नियम तय कर दिए जाते हैं। क्यों होते हैं, आइए जानते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच में फ़र्क करने में मदद मिलती है। समझ में आया आपको? हम किसकी बात करें? खेलों के अलग अलग नियम में फ़र्क करने को मिलता है। इन खेलों से तरह तरह के समाज भी उनके मूलभूत नियम होते हैं। समझ में आया? इसी तरह से क्या होते हैं, जिस तरह से खेलों में होते हैं, हमारे समाज में भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। समझ में आया आपको? तो जो नियम तय किए जाते हैं समाज के अंदर में, विभिन्न समाज में विभिन्न स्वरूप होते हैं, कुछ नियम होते हैं और अलग अलग समाजों के बीच में फ़र्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। उसके बाद कहा गया है कि वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए किया जाता है। क्या कहा गया आपसे कहा गया कि यहाँ पे जो नियम है, कानून है, वो आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप से पाई जाती है। ध्यान से समझिएगा क्या बताया गया आपसे कहा गया कि जितने भी समाज हैं, हर समाज के अंदर में नियम और कानून बनाए जाते हैं। जो आधुनिक देश कहें तो अभी के समय पे जितने भी देश हैं, लगभग सभी देशों के अंदर में लिखित रूप से ये नियम पाए जाते हैं। जिस दस्तावेज में हम इसे ऐसे नियम मिलते हैं, देखिए क्या कहा गया, जिस दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। तो संविधान आपको समझ में आ गया होगा। संविधान क्या है? संविधान एक नियमावली है। संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी देश से संबंधित नियम और कानून जो हैं वो लिखे गए हैं। तो यही संविधान है। आइए आगे हम बात करते हैं क्या कहा गया आपसे। कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक में हम भारतीय समाज संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके मन में भीतर पैदा हुआ है, किस चीज़ को लेकर के, कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि संविधान कैसे लिखा गया? किसकी बात कही जा रही है कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था? क्या ये सारी बातें आपने कभी सुनी है? इस अध्याय में हम इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर में चर्चा करेंगे। मैंने शुरुआत में भी कहा आपको, संविधान के मुख्य बातों पर ध्यान देंगे,
है ना। इन सारी बातों को हम इसमें जानने वाले हैं। आइए बात करते हैं, हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न के साथ में पहला प्रश्न क्या है, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या होता है ज़रूरत किसी देश के संविधान के लिए। तो ऊपर कुछ चीज़ें बताई गई, आइए हम जानते हैं इस चैप्टर को समझने से पहले। लिखा है आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। एक बात बता दिया गया आपको कि दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। ध्यान से सुनिए क्या कहा गया है। क्या कहा गया है, आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। क्या कहा गया है कि ज़्यादातर देशों के पास संविधान है और उम्मीद की जा सकती है कि लगभग सभी देशों के पास हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। समझ में आ गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोकतांत्रिक देशों के पास है। जो कुछ राजतंत्र देश हैं उनके पास भी होता है, जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं उनके पास भी संविधान होता है। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। देखिए अब बात कही जा रही है आपसे, अब इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करते चलेगा। संविधान कई उद्देश्यों को पूर्ति करता है। जैसे पहला उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। नंबर 1, ये दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी कि लोगों की आकांक्षाएं और जो उम्मीदें हैं उनको पूर्ति करने का कार्य क्या है, संविधान है। यानी संविधान यह बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। समझ में आया आपको, ये बताता है हमारा संविधान। आगे हम बात करें, देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय होते रहते हैं, है ना। हमारे देश के अंदर में कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच में कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। सही बात है कि समाज में अलग अलग जाति धर्म सभी लोग रहते हैं, लेकिन वो सारे के सारे लोग एक ही चीज़ पर सहमत हो यह आवश्यक नहीं है। कभी भी यह चीज़ें सहमत नहीं है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में, क्या कहा गया है, संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है। ध्यान से सुनिए क्या कहा गया है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह से होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए क्या है, संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं, है ना। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर एक साझी समझ विकसित करते हैं, यानी एक समाज की विकसित करते हैं जिससे पूरे समाज की रक्षा होनी चाहिए। इन सारी बातों की पूर्ति करता है कौन, संविधान करता है। क्लियर हो गया। आइए आगे चर्चा करते हैं। इन बातों का मतलब यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करते हैं। ठीक है, दो परिस्थितियां बताई जा रही हैं। दोनों घटनाएं भारत के उत्तरी
सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। तो दो घटनाएं बताई जा रही है आपको नेपाल की, ठीक है। समाचार पत्र के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान की मंजूरी दी है, ठीक है। किसकी मंजूरी दी गई है? अंतरिम संविधान की। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। आइए चर्चा करते हैं। तो इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक, ठीक है, इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था और 1990 में नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सत्ता राजा के पास होगी। क्या बताया गया था पहले संविधान में जो 1990 में बनाया गया था? उसमें ऐसा बताया गया था कि शासन की सर्वोच्चता किसके पास में होगी? राजा के पास होगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन चलाते आ रहे हैं। इसी के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चल सकते थे। यानी कि 2006 में क्या हुआ? राजा की जो सत्ता थी उसको ख़त्म कर दिया गया और इन सब मामलों के बाद अब नेपाल जो था वो लोकतांत्रिक रास्ते पर चलना चाहता था। इसके लिए एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि वे आदर्श नहीं हैं जो नेपाल के लिए चाहते थे, ठीक है, और उनके जवाब के लिए लड़ते रहे। क्लियर हो गया? आइए मैं अखबार की वो कटिंग भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया गया है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। इधर देखिए ये चीज़ें, है ना, ये क्या दिया गया इसमें लिखा है कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। जो 90 में बना था वो 2002 तक 12 साल तक रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का बहाना बना करके सेना की मदद ली। देखिए माओवादी क्या है? एक विचारधारा है। यहाँ पर संगठन की बात किया गया तो माओ की विचारधारा को मानने वाले को माओवादी कहते हैं। उन लोगों के द्वारा संगठन को माओवादी संगठन कहा गया। बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। किसने? राजा ने। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच गया। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा की तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। क्लियर हो गया? तो 2006 में यहाँ पर संसद में ये कहा कि राजनीतिक दल ही सरकार बनाएंगे। 2007 में नेपाल में अंतरिम संविधान बनाया गया और इसके मुताबिक शासन चलाया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर के चलने वाले राजनीतिक आंदोलन के दृश्य ऊपर चित्रों में है। आपने देखा, ये चित्र भी देखा है ना। आइए इस वाले में क्या था, तो ये संविधान सभा का जो गठन है उस समय का, ये कटिंग भी देख लेते हैं क्या है। 1934 में इम्पोर्टेंट टर्म्स है, समझिएगा। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा के गठन की मांग को लेकर पहली बार अधिकृत नीति में, है ना, अधिकृत नीति में शामिल किया गया। अधिकृत नीति में शामिल किया गया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व के दौरान तेज हो गई। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया संविधान सभा का गठन? तो ये रहा आपके पास, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। बच्चों ध्यान से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, संविधान को जानने के लिए आपके पास है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आइए दिसंबर 1946 में किसकी बात करें हम? दिसंबर 1946 से लेकर के, ठीक है, दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया, ठीक है।
और 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियत और भविष्य तय करने का मौका मिल ही गया था। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों में स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया गया। संविधान सभा के कामों के बारे में हम इस चैप्टर में, आगे के चैप्टरों में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आपने जाना कि संविधान क्या कर सकता है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। आइए कुछ यहाँ पर दिया गया, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें और मूलभूत शब्दों में आप क्या समझते हैं अपनी रोज़मर्रा के जीवन में के आधारों पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दें। नेपाल की जनता एक नए संविधान क्यों चाहती थी? क्या पूछा गया आपसे? नेपाल की जनता आपसे एक नया संविधान क्यों चाहती थी? तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए और आपको पूरा नेपाल का कहानी समझ में आएगा, नेपाल में क्या व्यवस्थाएं थी, और बढ़िया तरीके से समझने के बाद फिर इसके ऊपर में लिखें आप। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। जो मैंने डिटेल पढ़ा था, थोड़ा सा बैक जाएंगे तो नेपाल का पूरा इतिहास जो है 1990 से लेकर के आज तक का आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। और एक चीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और जितने भी लोग हैं जो पढ़ते हैं, अगर आपको क्लास सही से समझ में आता है तो भी कमेंट किया करें, अगर क्लास सही से नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट किया करें। जहां दिक्कत होगी उस चीज़ का निवारण किया जाएगा, उस चीज़ को हल किया जाएगा। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर, ये हमारे मोटिवेशन को बहुत बढ़ाता है, जिसके वजह से हम ये वीडियोज़ आप तक ला पाते हैं, है ना। तो प्लीज़ आप एक बार लाइक ज़रूर करें। जिन देशों, आगे हम बात करते हैं, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वह निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने के संविधान बहुत अहम भूमिका निभाता है। देखिए क्या कहा गया, शासन का बागडोर या तो राजा के हाथ में होता है या मंत्रिपरिषद के हाथ में होता है। मंत्रिपरिषद किसके कहते हैं? मैं क्या बताता आपको, शासन की बागडोर या तो राजा के हाथों में होती है या मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। मंत्रिपरिषद होता क्या है? मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के साथ में वित्त मंत्री, खेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उसके बाद शिक्षा मंत्री, ऐसे तमाम मंत्रीगण होते हैं। इन मंत्रीगण को मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो शासन की बागडोर या तो राजाओं के हाथ में होती है या मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वह निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने के लिए संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। ठीक है। इसके बाद बात करें हम, तो आगे बात करते हैं, लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं और सत्ता की सारी जिम्मेदारी, सारी बागडोर उनके हाथ में देते हैं। लेकिन फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। ठीक है, यानी अगर कोई नेता अपनी शक्तियों का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ किस प्रकार का एक्शन लिया जाए, किस प्रकार के नियम कानून हैं, ये सारे उपाय संविधान में लिखे गए हैं, है ना। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका उदाहरण हम नीचे चित्रकथा और पट के माध्यम से समझते हैं। आइए थोड़ा सा हम कॉमिक्स के जरिए इन चीज़ों को समझते हैं।